गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। मैं आनंद गुप्ता आज आपको लेकर फिर से लेक्चर 2 में आया हूँ। हीट एंड टेम्परेचर, लेक्चर 2 हीट एंड टेम्परेचर। आप अपने नोटबुक निकाल लीजिए हीट एंड टेम्परेचर लेक्चर 2 को पढ़ने के लिए। बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे और इसके बारे में समझेंगे कि हीट कहाँ तक ख़त्म हुआ था, कि हीट हमने पढ़ा कि हीट की इकाई क्या होती है, हीट ऊष्मा कहते किसे हैं, फिर तापमान क्या होता है, तापमान टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर की यूनिट क्या क्या होती है, मेजर किस में किया जाता है, टेम्परेचर डिग्री सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है, इसके इकाई ऊष्मा की इकाई तीन इकाइयाँ हैं। तो ये सब बातें हमने कल पढ़ी और फिर फार्मूला पढ़ा था केल्विन टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, र्यूमर में और डिग्री सेंटीग्रेड, चारों में हमने फार्मूले भी पढ़े और ये सबको हमने विस्तृत तरीके से याद कर लिया। फिर गलनांक पढ़ा, क्वथनांक पढ़ा हम लोगों ने। अब अगर कोई हमसे पूछ देता है टेम्परेचर और तापमान में क्या अंतर है, तो हम बेसिकली उसके डिफिनेशन से निकाल के हम उसके यूनिट से, कि इसमें इसकी 3 यूनिट होती है, इसकी 1 यूनिट होती है, तो हम इसको बता सकते हैं। तो हमें दरअसल आप लोगों से ये कहना था कि आप अपने रिवीजन पैटर्न को अपनाइए, जो पढ़ लिया करें उसको रिवाइज जरूर करके रखेंगे, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, फिर विल बी स्टार्ट द न्यू टॉपिक हीट और टेम्परेचर का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ तुम्हारे सामने। ऊष्मा के सोर्स, हीट, सोर्स ऑफ हीट, SOURCE, सोर्स ऑफ हीट। हीट के क्या क्या सोर्स होते हैं, ऊष्मा के क्या क्या सोर्स होते हैं, बात इस पे की जाएगी। आज बात की जाएगी ऊष्मा के क्या 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 सोत्र आपने लिख लीजिए, जो भी सोर्स होते हैं ऊष्मा के क्या क्या बेटा पढ़ना है। आज पढ़ना है ऊष्मा के क्या क्या सोर्स होते हैं। तो देख लीजिए, ऊष्मा के बहुत से सोर्स होते हैं दुनिया में, ऊष्मा के बहुत से सोर्स है। सबसे बड़ा ऊष्मा का सोर्स है तुम्हारा सन, सूरज। ऊष्मा का दूसरा बड़ा सोर्स हो गया बिजली, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। ऊष्मा का तीसरा सोर्स हो जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिशन में नाभ की विखंडन, नाभ की संलयन अभिक्रिया से ऊष्मा प्राप्त होती है। फिर विंड एनर्जी से ऊष्मा भी प्राप्त होती है, टाइडल एनर्जी से ऊष्मा प्राप्त होती है, ठीक है। टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, हवा एनर्जी हो गया। हाइड्रोस्टैटिक से भी ऊष्मा जनरेट कर लिया जा सकता है, इंजन गर्म हो जाते हैं। तो मतलब हर तरफ से हमने क्या कर सकते हैं, ऊष्मा दुनिया के चारों तरफ से ऊष्मा के अनेक सोर्स निकल के आ गए। तो सोर्स मतलब ऊष्मा कहाँ कहाँ से ऊष्मा बन जाती है। तो सूरज से ऊष्मा बनी, आपकी ऊष्मा सन से बनी। उसके बाद ऊष्मा, सन के बाद हमारी ऊष्मा बन रही है किसमें, हमने सन के बाद देखा कि ऊष्मा यार इलेक्ट्रिसिटी में भी ऊष्मा का आदान प्रदान है, तार में आके गर्माहट हो जाती है। तो फिर इलेक्ट्रिसिटी के बाद और भी छोटे छोटे नाम लिया आपके सामने मैंने। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फिर मैंने कहा नाभ की संलयन, नाभ की विखंडन में अपार ऊष्मा ऊर्जा या ऊष्मा प्राप्त होता है और उसको हम यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। जो भी ऊष्मा प्राप्त होता है उसका हम यूटिलाइजेशन करते हैं, यूजफुल वर्क में हम लोग यूज करते हैं। तो ऊष्मा के जो विभिन्न स्रोत हैं, तो दुनिया में बहुत सारे सोर्स हैं जो ऊष्मा के विभिन्न सोर्सों के नाम से जाने जाते हैं बेटा। तो बेटा हमने क्या डिस्कस किया, हमने कि न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, केमिकल रिएक्शंस हो गए, और मतलब कि केमिकल रिएक्शन में भी ऊष्मा का बहुत बड़ा सोर्स है। केमिकल रिएक्शन भी ऊष्मा का बहुत बड़ा सोर्स के रूप में अवतरित होता है, प्रस्तुत होता है आपके सामने। तो ऊष्मा कहीं से भी कुछ नहीं, ऊष्मा का आदान प्रदान अगर होता है तो ऊष्मा प्राप्त होती है। तो हमको सन से ऊष्मा प्राप्त हो रही थी, फिर हमें केमिकल एनर्जी से ऊष्मा, रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा की प्राप्ति होती है। इन तरह से ऊष्मा की प्राप्ति होती है। अब हम आ जाते हैं इफेक्ट ऑफ हीट, ऊष्मा का प्रभाव। क्या प्रभाव पड़ता है ऊष्मा का। देखिए हमारे दैनिक जीवन में, दैनिक लाइफ में ऊष्मा के विभिन्न प्रभाव पड़ जाते हैं, ठीक है। ऊष्मा का अगर टेम्परेचर राइज करता है, ऊष्मा का प्रभाव, तो ऊष्मा के प्रभाव से, ऊष्मा के ऊष्मा के प्रभाव से नंबर 1 टेम्परेचर, तापमान इंक्रीज कर जाता है, तापमान में वृद्धि हो जाती है।
ठीक है, तापमान में वृद्धि हो जाती है। बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आकार में परिवर्तन हो जाता है। नंबर 2 बेटा, शेप में चेंजेस आ जाते हैं, आकार में परिवर्तन हो जाता है। आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। आगे लिख लीजिएगा, हो जाता है, आकार में परिवर्तन हो जाता है। यही ऊष्मा के प्रभाव में देखिएगा, आकार में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। और रूप में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट, आकार में चेंज इन शेप, चेंज इन साइज, और इसमें हमको लिख सकते हैं इसको चेंज इन साइज, आकार में परिवर्तन हो जाता है। और हमारा जो होता है बेटा चेंज इन स्टेट, तीसरा मैंने बोला था रूप में परिवर्तन, सॉलिड से लिक्विड बन गया, रूप में परिवर्तन भी ऊष्मा के कारण होता है, रूप में परिवर्तन होता है, ठीक है। भौतिक बदलाव होता है, भौतिक चेंज हो जाता है, ठीक है। इसके बाद लिख लीजिएगा, भौतिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, विद्युत प्रभाव होता है, प्रकाशीय प्रभाव होता है, इत्यादि। नंबर 1 फिर से देख लो, ठीक है। भौतिक परिवर्तन होता है, एक लिख लीजिएगा, भौतिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। तो भौतिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, विद्युत प्रभाव। तो मैं लिख देता हूँ यार, भौतिक परिवर्तन, ठीक है। भौतिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। विद्युत का प्रभाव, ठीक है, विद्युत का प्रभाव पड़ता है, विद्युत का प्रभाव भी ऊष्मा के कारण विद्युत का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। प्रकाशीय प्रभाव भी ऊष्मा का, प्रकाशीय प्रभाव, लाइट इफेक्ट भी ऊष्मा के द्वारा लाइट इफेक्ट भी काउंटिंग होता है, तो लाइट इफेक्ट भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो ये हो जाएगा लाइट इफेक्ट, LIGHT, लाइट इफेक्ट भी ऊष्मा के कारण है। तो ये सभी प्रभाव ऊष्मा के द्वारा होता है। अगर ऊष्मा है तो टेम्परेचर में वृद्धि होगी, आकार में परिवर्तन होगा, रूप में परिवर्तन, स्टेट इन साइज होगा, फिजिकल इफेक्ट होगा, केमिकल इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा एंड लाइट इफेक्ट होगा। ये सभी इफेक्ट हमारे पाए जाएंगे। तो बेटा ऊष्मा के प्रभाव आपको एकदम अच्छे से तैयार करके दिमाग में रखना है। तो ये सब होती हैं घटनाएं ऊष्मा के कारण ही। क्यों हो जाता है भाई? क्योंकि गर्माहट के कारण, ठीक है, वस्तु में जब गर्माहट आती है तो वह गर्माहट, वस्तु जब गर्म होती है, ऊष्मा जब भी पड़ती है तो आकार उसका, वस्तु गर्म हो जाती है, वस्तु गर्म होती है तो उसका आकार बदल जाता है, आकार से बदलते बदलते धीरे धीरे स्टेट बदल जाएगा। अगर सॉलिड है तो गर्म और होने लगी तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड है तो गैस बन जाएगा, तो आकार परिवर्तन हो गया तो रूप परिवर्तन हो गया। भौतिक परिवर्तन में पहले थी सॉलिड स्टेट में, अब लिक्विड स्टेट में है, ऐसे गैसेज स्टेट में है। तो देखिए भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन में H2O था, अब वो आइस बन गया। तो रासायनिक परिवर्तन में मतलब कभी कभी दूसरे कुछ अवयव हैं जो उसके केमिकल रिएक्शन में भी इम्बैलेंसिंग हो जाती है, और रासायनिक परिवर्तन से भी ऊर्जा या ऊष्मा में पे इफेक्ट पड़ता है। और इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रभाव पड़ता है ऊष्मा का। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी गर्म हो जाती है तो ऊष्मा से हानि, ज़्यादा ऊष्मा अगर उसको मिलती है उसमें हानि होने लगता है, गर्माहट होने लगती है और वो बर्न आउट हो जाता है। और लाइट इफेक्ट भी होती है। लाइट जितनी ज़्यादा लाइट इफेक्ट है मतलब कि उसके अंदर से उतनी ज़्यादा ऊष्मा अवशोषित, उत्सर्जित हो रही है, इमिटिंग। ठीक है बेटा, तो ये हमारे लाइट ऊष्मा के सोर्स के बारे में हमने आपको पूरी बातें डिटेल में बताई है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करके आप तैयार कर लेंगे। अब हेडिंग डालेंगे बेटा आप लोग, विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं। एक लाइन में डिफिनेशन दूंगा, सॉलिड दूंगा, पक्का दूंगा 110%, बस यही डिफिनेशन रख लो जो एग्जाम में आएगा। ठीक है, देखते हैं। जो बता रहा हूँ बेटा एकदम नोट है, कहीं से भी आप देख लीजिए, बुक टैली
इंटरनेट सब जगह पे वही चीज़ मिलेगा, कहीं गलत नहीं मिलेगा। अगर वर्ड्स अगर गलत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, ठीक है। अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बीच बीच में बेटा आप लोग के लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब से चैनल का बहुत बड़ा इफेक्ट, ये मुझे एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। अगर आप लोगों का एक भी सब्सक्राइब आता है तो मैं देखता रहता हूँ, हमेशा कमेंट के लिए मैं तैयार रहता हूँ। कि जो अदर हैं, जो जानने वाले हैं तो यार वो तो अलग बात हो गई, जो अनजान लोग मुझसे जुड़े तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक देखें, एंड तक देखें, तो वीडियो में काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अच्छा बेटा आते हैं स्पेसिफिक हीट, एनर्जी निकालेंगे हम लोग अंदर से। इस स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा क्या है भाई? विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं? तो क्या कहेंगे, एक लाइन में डिफिनेशन देने को बोला है मैंने, एक लाइन से ज्यादा डिफिनेशन दिया तो बेटा कहना कि सर जी नहीं समझ में आया। देखिए विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं? ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के 1 ग्राम भार का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यकता होती है, उसे हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। क्या लिखा है भाई? भाई एक ही लाइन है, देखिएगा मैं लिख रहा हूं, ऊष्मा, ठीक है, कि ऊष्मा की वह मात्रा, ऊष्मा की वह मात्रा, समझ में आ रहा होगा मात्रा, ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के 1 ग्राम, 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 ठीक है। ब्लैक बोर्ड थोड़ा बड़ा है, मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, तो आप लोग को, आप अपने कॉपी में लिखेंगे, एक लाइन से ज्यादा नहीं होगा। जो पदार्थ के 1 ग्राम भार, जो पदार्थ के 1 ग्राम भार का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यकता होती है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? आवश्यक होती है क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है, विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। तो पढ़ लिया फिर से, ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के 1 ग्राम भार, जो पदार्थ के 1 ग्राम भार का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है, उसे पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसका मात्रक, ठीक है बेटा, लिखिएगा, इसका मात्रक जो होता है विशिष्ट ऊष्मा का, इसका मात्रक आप लोग लिख लेंगे, इसका मात्रक जूल प्रति ग्राम डिग्री केल्विन होता है, ठीक है। इसका मात्रक, ठीक है बेटा, ये लिख लिया होगा तो मात्रक ऊपर लिख देता हूँ रब करके, ठीक है। रब कर रहा हूँ बेटा थोड़ा सा, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यूनिट क्या होती है इसकी? मात्रक, अरे भाई जल्दी से लिखो, मात्रक होता है जूल, JUL, जूल हो जाता है, जूल JUL,
LE जूल पर ग्राम, GARM ग्राम डैश केल्विन, KELIVN केल्विन, शॉर्टकट में जूल, या ऐसे करके डैश करके लिख लेना, जूल प्रति ग्राम डैश केल्विन। ठीक है, ये इसका मात्रक होता है, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक। ठीक है, वाटर की विशिष्ट ऊष्मा, हमारी पानी की H2O, पानी की विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है। वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है। और भी मैं बता देता हूँ, एल्युमिनियम की विशिष्ट ऊष्मा आप लोग को लिखना हो तो लिख लीजिएगा, मैं बोल देता हूँ कुछ और भी चीज़ों की विशिष्ट ऊष्माएं आपको लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे आप नोट कर लीजिएगा, एल्युमिनियम, आयरन, लोहा। ठीक है, लोहा, एल्युमिनियम, आयरन, लोहा का विशिष्ट ऊष्मा देखो क्या होता है, ये 0.22 होता है, ये हमारा 0.12 होता है आयरन का। ठीक है, तांबा का बेटा 0.10 होता है। ठीक है, ये विशिष्ट ऊष्मा होती है हमारे उसकी कॉपर की। तो इसी तरह एसेक्ट्रा में डाल लेते हैं। ठीक है, ETC विशिष्ट ऊष्मा हम लोग पढ़ लिए। तो बेटा विशिष्ट ऊष्मा अगर समझ में आ गया हो तो एक नए टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, नया टॉपिक है और आप लोग को अच्छे तरीके से समझाने का पूरा प्रयत्न करेंगे हम कि आपको टॉपिक पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिएगा है क्या, न्यू टॉपिक का आपका है सेंसिबल हीट, संवेदन ऊष्मा किसे कहते हैं? संवेदन ऊष्मा। ठीक है, संवेद ऊष्मा। ठीक है, संवेद ऊष्मा, इसको इंग्लिश में सेंसिबल, SENSIBLE, सेंसिबल हीट। व्हाट इज सेंसिबल हीट? संवेद या संवेदनशील से बना हुआ है, संवेदनशील से बना हुआ है ये टॉपिक। संवेदनशील ऊष्मा किसे कहते हैं? देखो बेटा, संवेदनशील ऊष्मा अगर दैनिक जीवन में देखें तो उसे कहते हैं जिससे हमें ऊष्मा की जानकारी प्राप्त हो जाती है। लाइक संवेदनशील है हमारा थर्मामीटर, जो हमारे शरीर के बॉडी का सेंस निकाल के टेम्परेचर को बता देता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 98, 99 डिग्री, 110 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये सेंसिबल हीट के माध्यम से ही पता चलता है। तो ये ऊष्मा की वह मात्रा जिसमें हमें किसी यंत्र द्वारा, इंस्ट्रूमेंट द्वारा हमारे शरीर या किसी भी जीवधारी या किसी भी एटमॉस्फेरिक जगह का तापमान की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो वो हमारा होता है सेंसेबल हीट, कि हमको सेंसेबल करके पता चल जाता है कि इस बॉडी का टेम्परेचर इस समय क्या है। तो इसे सेंसेबल हीट के नाम से जाना गया। तो मेरे उपरांत तो यही व्याख्यान है कि अब बोला जाता है सेंसेबल हीट को, इसी तरीके से आपको डिफाइन किया मैंने। अब सेंसेबल हीट आप अगर बहुत ही डिटेलिंग है कि आपको बस ये पता चल जाए कि इस व्यक्ति के अंदर हीट कितनी है। इस समय बेटा कोरोना चल रहा है, तो टेम्परेचर के माध्यम से भी सेंसेबल हीट हम पता कर लेते हैं और हमको संदेह हो जाता है कि अगर इनकी टेम्परेचर बॉडी ज़्यादा है तो ये संदिग्ध केस में आ जाते हैं। ठीक है, मैंने बात इस समय इसलिए कह दी क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है कोरोना का है, तो इसमें
अपने बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करके रखना है कि ज़्यादा ना बढ़े, नहीं तो अगर कहीं चेकिंग आती है तो वहाँ पर आप कंसिडरेशन हो जाओगे, आपको वो एक तरह का पैकेज करके निकाल देंगे कि आपकी जो शरीर की हीट है ज़्यादा है। तो यहाँ पे आ जाता है सेंसेबल हीट। जब किसी वस्तु को ऊष्मा दी जाती है तो उसका तापमान बढ़ जाता है एवं उसकी अवस्था ठोस अवस्था से द्रव अवस्था या गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। वह ऊष्मा जो उसकी वस्तु के तापमान को बढ़ाने के कारण बनती है उसे हम सेंसेबल हीट कहते हैं। सेंसेबल हीट इसलिए कहते हैं क्योंकि थर्मामीटर से इसका महसूस किया जा सकता है। देखिए बेटा, वही बात है, अगर कहीं आप बुक्स या किताबों को पढ़ते हैं तो भी वो बात एक निकल के आती है। जब कोई बॉडी को जो ऊष्मा मिलता है तो ऊष्मा के कारण उसका तापमान बढ़ जाता है, तापमान बढ़ता है तो वो सॉलिड से लिक्विड बनता है, लिक्विड से गैसियस स्टेज में आ जाता है। तो ये जो सॉलिड से लिक्विड और गैसियस स्टेज में आना ही सेंसेबल हीट का माध्यम है। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि इसको मेजर करने के लिए थर्मामीटर का यूज किया जाता है। अब है बेटा विशिष्ट गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? किसी पदार्थ की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। ठीक है, विशिष्ट गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? पदार्थ की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा में जाननी है। तो टॉपिक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो आज इस लेक्चर को मैं चाहूँगा यहीं पे इस लेक्चर को छोड़ते हुए कि आगे हम लोग स्पेसिफिक हीट, ठीक है, पढ़ेंगे। ठीक है, और 2-4 टॉपिक हैं जो हीट चैप्टर से रिलेट करते हैं, उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ अभी, अगर आप लोग इच्छा करते हो तो अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिएगा स्पेसिफिक हीट है क्या, तो समझ लेते हैं पहले कि विशिष्ट से तात्पर्य है कि 1 किलोग्राम पदार्थ में अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा से गुप्त ऊष्मा वहाँ होती है जहाँ अवस्था परिवर्तन होता है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा विशिष्ट गुप्त ऊष्मा की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम द्रव्य पदार्थ को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, फ्यूजन की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा, गलन की फ्यूजन की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा की वह मात्रा है जो पदार्थ को ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक होती है। क्या बताया बेटा? कुछ नहीं है विशिष्ट गुप्त ऊष्मा। ठीक है, कुछ नहीं है विशिष्ट गुप्त ऊष्मा, विशिष्ट गुप्त ऊष्मा। ठीक है, गुप्त ऊष्मा। तो देखो विशिष्ट गुप्त ऊष्मा जो है, गुप्त ऊष्मा का मतलब छुपा हुआ, गुप्त ऊष्मा का मतलब छुपा हुआ। तो जो छुप जाता है, क्या होता है कि सॉलिड से लिक्विड बनता है, तो लेकिन सॉलिड से लिक्विड बनने में कोई चीजों के बीच में एक समय अंतराल आता है, तो उस समय अंतराल में एनर्जी हीट अंदर जा रही है। तो जो एनर्जी जो हीट अंदर से निकल रही है सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए, ठीक है, ठोस से द्रव को बनाने के लिए जो लिक्विड निकल रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? ठोस से द्रव में। तो इसको जब कोई वस्तु ठोस से द्रव होता है, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो वो जो एनर्जी गैप बीच में जो लेता है वो गुप्त ऊष्मा होती है। और लिक्विड से गैसियस स्टेट बनते बनते जब वेपर हो रहा है, वेपराइजेशन होने लगता है, गैस बनने लगती है, लिक्विड गैस बनने लगती है, तो उस समय जो लिक्विड अभी गैस बन के तैयार हो रही है वो आपका हो जाता है गैसियस स्टेट। तो वहाँ पर गुप्त ऊष्मा हो जाती है। तो इसी तरह जल की गुप्त ऊष्मा, क्या नाम है, भाप की गुप्त ऊष्मा 540 या 84 किलोग्राम ऐसे नियर अबाउट होती है। हमारी गुप्त ऊष्मा की वैल्यू जो होती है 500 से करीब में होता है। तो हमारा यहाँ पे फ्यूजन की गुप्त ऊष्मा बेटा, अगर हम लिखें पानी के लिए फ्यूजन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो 324, ठीक है, 334
किलो जूल पर केजी। अब देखो फिर से मैं अच्छे से समझा दे रहा हूं, ठीक है। विशिष्ट ऊष्मा में पदार्थ का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। विशिष्ट ऊष्मा में पदार्थ का क्या चेंज हो रहा है? स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट बन रहा है, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट बन रहा है, गैसियस से सॉलिड स्टेट आ रहा है। तो इसके बीच में जो गैप है, बनने के बीच में जो एनर्जी का जो हीट बनती है वही गुप्त ऊष्मा कहलाती है। छुपा हुआ ऊष्मा पदार्थ की वो गुप्त ऊष्मा कहलाती है। लोग कहते हैं भाप से जलना हानिकारक होता है पानी के गर्म पानी खोलने से। भाई गर्म पानी जो खोलता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे खोलता है दोस्त, और जब भाप बनती है ना वो जो है वो गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट ले लेती है। 584 किलो 580 या 84 किलो ऊष्मा ले लेती है वेपराइजेशन का। इसीलिए आदमी जो भाप से जलता है तो वो उससे फफोले कभी जीवन में नहीं सही होते हैं। गर्म पानी का जला हुआ तो सही भी हो जाता है, लेकिन भाप का नहीं सही होता। मैंने मेरा खुद का एक्सपीरियंस, आप लोग एक्सपीरियंस करके देखना, मजा ना आ जाए पैसे वापस, ठीक है। कि भाप से जो व्यक्ति जला होगा, क्योंकि भाप अब सॉलिड लिक्विड गैस से चौथी स्टेट जाने जा रही है, ठीक है। वेपराइजेशन से अब गैसियस स्टेट आ रही है। अब उसमें और मॉलिक्यूल छोटे छोटे हो जाएंगे, तो छोटे होंगे तो और छेद पेनिट्रेट करेंगे हमारे त्वचा में और ज़्यादा गहराई तक जाएंगे, और उससे हमारा क्या होगा, वो नुकसान होता है। तो ये हमारा गुप्त ऊष्मा की कहानी हुई बेटा, ठीक है। अगली हेडिंग है बेटा कूलिंग डाउन, ठीक है। कूलिंग डाउन किसे कहते हैं बेटा? कूलिंग डाउन, जब भाप पुनः जल में परिवर्तित होती है तब वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा बाहर निकलती है, तथा जब जल बर्फ में परिवर्तित होता है तब फ्यूजन से की गुप्त ऊष्मा बाहर निकलती है। इस घटना को कूलिंग डाउन कहलाता है। कोई दिक्कत ही नहीं है, कूलिंग डाउन एक खाली सा छोटे सा चैप्टर है, ठीक है। कूलिंग COOLING कूलिंग DOWN डाउन। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के सिलेबस में ये है, ये याद रखना। ये नहीं कि ऊष्मा उसमें भी है, ऊष्मा उस वाले भी चैप्टर में है, तो दोनों को लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, और 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर सबके लिए यार इंपॉर्टेंट है यार। हीट इज अ सो इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एवरीवन, ठीक है। तो मैं ये बार बार नहीं कहूँ जाऊँगा कि तुम पढ़ो, जहाँ से मिल रहा है उतना बटोर लो और उसको आगे बढ़ो। क्या कहना जा रहा है कूलिंग डाउन, क्या कहता है? देखो कूलिंग डाउन में कह रहा है जब भाप पुनः जल में परिवर्तित होता है। भाप जो है, भाप किस में परिवर्तित हो रहा है? जल में, ठीक। जब भाप जल में परिवर्तित होता है तो तब वाष्पीकरण गुप्त ऊष्मा बाहर निकलती है। तो इसमें हमारी वाष्पीकरण गुप्त ऊष्मा बाहर निकलती है, ठीक है भैया, बाहर निकल गई, ठीक है। अब जब जल बर्फ में परिवर्तित होता है, जब जल बर्फ में परिवर्तित होता है, समझ में आ रहा होगा सबको? तो तब जब जल बर्फ में परिवर्तित होता है तब संलग्न फ्यूजन, ठीक है, गलन लिख सकते इसको, गलन, आधा ल फिर पूरा ल, गलन की गुप्त ऊष्मा बाहर निकलती है, ठीक है। तो बाहर निकलती है, ठीक है, इससे ही निकलती है। अब देखो भाई, जब भाप जल में बदलता है तो वाष्पीकरण, जब भाप जल में परिवर्तित होता है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होती है और ऊष्मा बाहर निकलती है, ठीक है। और जब जल बर्फ में कन्वर्ट होता है तो गलन की गुप्त ऊष्मा बाहर निकलती है। तो जब भाप से जल में बदलने पर वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाती है, और जल से बर्फ में बदल जाना। भाई भाप से ठंडा होता है ना जल, तो भाप से ठंडा है जल, तो यहाँ पे वाष्पीकरण गुप्त ऊष्मा बाहर निकलती है, इसीलिए इसको कूलिंग कह रहे हैं। कूलिंग डाउन में कूल हो रहा है ना, यहाँ पे भी
भी कूल हुआ, यहाँ पे और ज़्यादा कूल होकर बन गया, गलन की गुप्त ऊष्मा फ्यूजन हो गया, तो यहाँ पे फ्यूजन बन के आइस बन के तैयार हो जाता है। तो ये हमारा टॉपिक बेटा यहाँ पे कंप्लीट हुआ कि हमें इसके बारे में भी जानकारी मिल गई। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आप इस पे इतने यहाँ तक के टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिएगा और लेक्चर को अच्छे से देखिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ठीक है, कि उनको भी ये सब यूटिलाइजेशन हो सके। और इसके आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच क्लास फॉर अटेंडिंग द वीडियो।